बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने प्रीवियसली स्टडी किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसी तरह से आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो आर, थीटा और फाई हैं बेसिकली ये आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। इसमें हम इनकी डेरिवेशन सीखेंगे और उसके बाद जो है वो यूनिट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके पास बेसिकली डिपेंड करते हैं या बेस करते हैं स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम को फर्दर जो कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिससे आप वेल फेमिलियर हैं। आपने जो है इसको मैथ में भी और भी काफ़ी जो है मेजरमेंट्स के लिए आप XYZ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं उसको ही कहते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट वन जो होगा आपके पास वो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। इसमें आर, थीटा और फाई आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। सिमिलरली आप थर्ड वन जो सीखेंगे या स्टडी करेंगे वो है सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, जिसमें रो, फाई और जी उसके सिलेंड्रिकल सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। XYZ इसके साथ भी रिलेट करता है और इसके साथ भी सिमिलरली XYZ जो है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के साथ भी रिलेट करता है। इसकी जो है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आप जानते हैं कि आप 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं जिसमें आपके पास लाइंस एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं या राइट एंगल्ड होती हैं या 90 के एंगल पे होती हैं, तो वो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। इसके अलावा इसकी जो है डेरिवेशन या कुछ इस तरह से नहीं है कि आप एक्स कैसे निकालेंगे, वाई कैसे निकालेंगे, जी इसका और जो है इसके अलावा और इसकी कोई बेस नहीं है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। जब आप इसको ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तब इनमें वैल्यूज़ में चेंज आ जाता है। XYZ जो है वो कभी आपके पास U1, U2, U3 पे डिपेंडेंट होती है, कभी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं U1, U2, U3 वो XYZ पे डिपेंडेंट होते हैं। सिमिलरली XYZ कोऑर्डिनेट जो है आपके पास स्फेरिकल में बिहेव करेंगे, उसके बाद सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी बिहेव करेंगे। आर, थीटा, फाई जो है इनको इन टर्म्स ऑफ XYZ लिखा जा सकता है। सिमिलरली XYZ को इन टर्म्स ऑफ आर, थीटा, फाई लिखा जा सकता है। इसी तरह से रो, फाई और जी को इन टर्म्स ऑफ XYZ लिखा जा सकता है और XYZ को इन टर्म्स ऑफ रो, फाई और जी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर सिस्टम के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है या मर्ज हो जाता है या हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो बेस करता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो देखें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डायग्राम देख लें। जैसे आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ईस्ट और वेस्ट, ये आपके पास एक जो है वो शेप नज़र आ रही है। जिस तरह के हमारे पास अर्थ मैप होता है कि आप जो है उसका मैप देखते हैं अर्थ का कि वो किस तरह से नॉर्थ टू साउथ किस तरह से और ईस्ट टू वेस्ट किस तरह से, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, ये इसका जो है वो पोल पॉइंट है या इसका मिड पॉइंट है या ओरिजिन है। इस तरह से इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं आपके पास वो कहलाती हैं लैटिट्यूड्स। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इस स्फीयर के ऊपर वो आपके पास कहलाएंगी लैटिट्यूड्स। सिमिलरली जो इसके ऊपर वर्टिकल लाइंस हैं जो ये सब इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए, वर्टिकल लाइंस भी इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस भी इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए। तो वर्टिकल लाइंस आपके पास कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड्स। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास कहलाती हैं लैटिट्यूड्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस को उर्दू में चौड़ाई की लाइंस भी कहते हैं और जो आपके पास लॉन्गिट्यूड है या लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है वो आपके पास लंबाई के रुख जो लाइंस होती हैं उनको कहते हैं उर्दू में। अब जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन, ये स्फीयर है एक, इसी के अंदर हमने अज्यूम करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम और फिर उसको हमने आर, थीटा और फाई में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, ये जो लाइंस हैं इनका डिस्टेंस मैंने कहा इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। जो इन लाइंस का मैंने जो रखा है वो है 15 डिग्री, इससे ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो लेकिन होना इक्वली स्पेस्ड चाहिए।
हॉरिजॉन्टल लाइंस का भी जो डिस्टेंस है वो इक्वली स्पेस्ड है, 15 डिग्री पे सेट किया गया है, और वर्टिकल लाइंस का भी 15 डिग्री पर सेट किया गया। उसके बाद इन ऑर्डर टू डिटरमिन पोलर कोऑर्डिनेट्स वी कंसिडर आ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन दिस स्फीयर एंड आल्सो ड्रॉन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई। अब हमारा लेक्चर जो बेस कर रहा है वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स पे। तो हम क्या करेंगे, इस स्फीयर के अंदर दो सिस्टम कंसिडर करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि कार्टेशियन के बगैर हमारी कैलकुलेशंस नहीं पॉसिबल। हम आर थीटा फाई को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम रो फाई जी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3 को फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की, जिसमें एक्स वाई जी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, एक्स वाई जी, और देन उनको यूज़ करते हुए हम आर थीटा और फाई को फाइंड आउट करेंगे। बस ये देख लें, उस स्फीयर को मैंने थोड़ा इन्हेंस किया है, उसके अंदर फिर मैंने एक्स वाई जी को ड्रॉ किया, जो मेरे पास एक्स्ट्रा लाइंस थी उनको मैंने वॉनिश कर दिया। अब जस्ट आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे 1-2 लाइंस रहने दी हैं। ये वर्टिकल मैंने 2 लाइंस रहने दी हैं, ये इस तरह से। ये आपने ना इसको थोड़ा फाइन लाइंस में बनाना है, ये इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए। मेरे से थोड़ा रफ बनी है, इनको आपने फाइन लाइंस में और फाइन स्फीयर के अंदर बनाना है। सिमिलरली मैंने ये जो है, ये डॉटेड लाइन जो है वो स्फीयर की दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो सॉलिड लाइन है ये फ्रंट साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल भी 2 लाइंस रहने दी हैं, और वर्टिकल भी इधर से ये 2 लाइंस रहने दी हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओ हो गया। उसके बाद मैंने एक पॉइंट जो कि रैंडम पॉइंट है स्पेस में, वो मैंने कंसीडर किया पी पॉइंट। पी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि इधर दूसरी एक हॉरिजॉन्टल से दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको मैंने क्यू कह दिया। अब हर एक्सिस दूसरे एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो है आर, थीटा और फाई। अब आर जो है वो एंगल नहीं होता, आप जानते हैं। थीटा एंगल है, फाई एंगल हो सकता है। आर जो है वो एंगल नहीं होता, इट्स मीन आर रिप्रेजेंट करता है मोस्टली पोजीशन वेक्टर को या रेडियस को। तो हम फिर रेडियस अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस 2 वर्टिकल लाइंस के अंदर या इस स्फीयर के अंदर हम अगर अलोंग रेडियस देखते हैं तो हमारे पास, या पोजीशन वेक्टर देखते हैं तो ये वाली लाइन फिर हमारे पास आर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। पोजीशन वेक्टर यही होता है ना कि ओरिजिन से स्टार्ट करके स्पेस के किसी पॉइंट तक जो लाइन है या वेक्टर है वो आपके पास पोजीशन वेक्टर कहलाता है। सिमिलरली सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस आपके पास कहलाता है रेडियस। तो आपके पास थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है अलोंग द रेडियस वेक्टर, या सॉरी आर रिप्रेजेंट कर रहा है अलोंग द रेडियस वेक्टर। इसलिए अब रह गया हमारे पास थीटा और फाई। तो थीटा एंगल है, इट्स मीन ये कोई एंगल है, ये हम ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल जी से जो आर तक एंगल है, जो मतलब जी एक्सिस बना रहा है इस आर वेक्टर के साथ, वो कहलाएगा आपके पास थीटा एंगल। सिमिलरली जो एक्स एक्सिस इस क्यू पॉइंट के साथ बनाएगा वो आपके पास कहलाएगा फाई एंगल। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आप कहेंगे कि ये जो जी एक्सिस है इसने भी एंगल बना दिया जो थीटा कहला रहा है, एक्स एक्सिस ने भी एक एंगल बना दिया जो कि फाई कहला रहा है, तो वाई एक्सिस का जो है वो एंगल किधर जाएगा। तो एट अ टाइम एक आपके पास जो एक्सिस है, चाहे वो आपके पास ये वाला पोजीशन वेक्टर है या उसके अपोजिट साइड का, उसके साथ एक एंगल जो ड्रॉ होगा हम उसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि फाई और आर की। तो वाई जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, इसमें जो है आपके पास ये आपके पास इस तरह से लाइंस नहीं हैं जो कि ना वर्टिकल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल है, ना ही आपके पास वो लैटिट्यूड है। ये आपके पास इस तरह से पास कर रही है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये ना तो आपके पास इन वर्टिकल लाइंस के लिए कैलकुलेट
कैलकुलेशन देगी और ना ही आपके पास इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए देगी। तो इसलिए हम वाई एक्सिस के एंगल को इग्नोर कर रहे हैं, हमें चाहिए भी नहीं। हमें जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए आर थीटा और फाई की फॉर्म में, इसलिए हम इनको फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद कुछ कंडीशंस होंगी आर थीटा और फाई को फाइंड आउट करने के लिए। क्या होंगी आपके पास, आपने ज्यूम कर लेना है, लेट पी बी द पॉइंट एट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओ। यस वी नो दैट पी इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ओ। इसके लिए आर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। आर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इक्वल टू ज़ीरो हो सकती है या ग्रेटर देन हो सकती है। ये उस सिचुएशन में जब आप कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों और तब आपसे पूछा जाए कि आर, आपको या तो गिवन किया जाए कि आर की ये वैल्यू आपने यूज़ करनी है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। नेगेटिव वैल्यू आर के लिए यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी। सिमिलरली आपके पास जो थीटा है, एंगल ड्रॉन फ्रॉम जी एक्सिस से जो एंगल ड्रॉ किया गया है, पोलर एक्सिस भी कहलाता है जी एक्सिस, क्योंकि वो पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका जो जी एक्सिस है वो पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसको पोलर एक्सिस भी कहते हैं। इसके लिए भी जो कंडीशन है वो है ज़ीरो लेस देन इक्वल टू थीटा और थीटा लेस देन और इक्वल टू फाई, कि थीटा जो है वो ज़ीरो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए थीटा से, और थीटा को लेस और इक्वल टू होना चाहिए पाई से। सिमिलरली फाई एंगल जो है ड्रॉन फ्रॉम एक्स एक्सिस, देख सकते हैं आप एक्स एक्सिस से फाई एंगल ड्रॉ किया गया है, और इस एक्स एक्सिस को हम एजीमुथल एंगल भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके लिए कंडीशन है आपके पास ज़ीरो लेस देन इक्वल टू फाई लेस देन इक्वल टू पाई, ज़ीरो लेस देन इक्वल टू फाई विच इज़ लेस देन इक्वल टू टू पाई। तो इस तरह से आपके पास ये तीनों कोऑर्डिनेट्स की कंडीशन आ जाती हैं। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे वन बाय वन। अब मैंने उस डायग्राम को जो है वो स्फीयर के बगैर आपको समझाने के लिए राइट किया है, ड्रॉ किया है। आप डायग्राम देख लें अब स्फीयर के बगैर, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि मैंने उसी डायग्राम को देख लें आप। जो पी पॉइंट था वो एक्स वाई जी डिपेंडेंट भी है, आर थीटा और फाई डिपेंडेंट भी है, क्योंकि पी जो है हम एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स को लेके आर थीटा फाई को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये पी पॉइंट्स है जो फिर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वो आपके पास क्यू था। और सिमिलरली फिर मैंने इधर से जो एक्स एक्सिस से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इधर क्यू पॉइंट के साथ, उसको मर्ज करने के लिए, वो ये आपको नज़र आ रहा है। सिमिलरली फिर इसको इधर ओरिजिन के साथ मिला दिए। इधर से आपके पास जो एंगल है, जो कि मतलब ये आपके पास अगर आर पॉजिटिव वेक्टर है तो ये आपके पास उसका आर नेगेटिव वेक्टर है ऑपोजिट साइड के लिए। सिमिलरली इस पी पॉइंट से जब जी एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो आपके पास ये इस डॉटेड लाइन से नज़र आ रहा है। डॉटेड लाइंस जो आपके पास परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और सॉलिड लाइन आपके पास पोजीशन वेक्टर को। ये नेगेटिव वेक्टर है आर्क का, तो इसलिए मैंने इसको भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देख लें कि ये आपके पास एक्स एक्सिस जो एंगल ड्रॉ कर रहा है वो फाई कहलाएगा, जी एक्सिस जो ड्रॉ करेगा वो थीटा कहलाएगा। सिमिलरली पी से जो अगला फिर है वो आपके पास ये आपके पास 90 होता है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये आपके पास 90 होगा, ये आपके पास 90 होगा, और ये आपके पास 90 माइनस फाइव होगा, क्योंकि ये फाइव का है तो ये 90 माइनस फाइव होगा। आप इसको इस तरह से भी, एरो को इधर को भी ड्रॉ कर सकते हैं और इधर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास तीन चार जो एक ही डायग्राम के अंदर डायग्राम नज़र आएंगी, वो है आपके पास ट्राइएंगल्स। एक ये है आपके पास ट्राइएंगल टी पी ओ, एक है ये आपके पास ओ एन पी, एक ये है ओ एन क्यू, और एक ये है क्यू एम ओ। चार आपको इसके अंदर ट्राइएंगल्स नज़र आएंगे। इन ट्राइएंगल से हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे, हम आर थीटा और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी विल फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई जी एंड आर थीटा फाई। तो आप जो कंसिडर करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल, वो है मैंने जो कंसिडर की है वो है ओ एम क्यू ट्रायंगल, जिसमें आपके पास ओ एम अलोंग एक्स एक्सिस है,
एम क्यू लॉन्ग वाई एक्सिस है, इसलिए यहाँ पे एक्स और वाई लिखे नज़र आ रहे हैं आपको, और ओ क्यू आर साइन ऑफ थीटा। ये किस तरह से आर साइन ऑफ थीटा है? मैंने बताया कि ओ क्यू लाइन आपके पास रिवर्स है या अपोजिट है आर पोजीशन वेक्टर के, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर वेक्टर ले लिया है, और साथ में जो है वो आपके पास आर जो है इमेज है बेसिकली, ओ क्यू लाइन जो है इमेज है ओरिजिनल ओ पी लाइन का, तो इसलिए ये आर वेक्टर लिख सकते हैं इसको। और ये आपके पास क्यू पॉइंट आया कैसे था? पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर, तो परपेंडिकुलर लाइन आपके पास साइन थीटा को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से मैंने इसको अज्यूम कर लिया है कि ये आपके पास जो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे नज़र आ रही है ओ क्यू, ये आपके पास होगी आर वेक्टर साइन ऑफ थीटा। ये किसी कैलकुलेशन से नहीं आई है, मैंने जस्ट जो है वो डायग्राम से इसको अज्यूम किया है कि ये इस तरह से हो सकती है अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसी तरह से मैंने इधर राइट किया है ओ एम इक्वल टू एक्स डायग्राम से, क्यू एम इक्वल टू वाई और ओ क्यू इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है ओ एम यहाँ पे बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि थीटा या फाई के साथ वाली जो आपके पास होती है रीजन या लाइन, वो आपके पास बेस को रिप्रेजेंट करती है। ये आपके पास परपेंडिकुलर है 90 के एंगल पे, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो कोस फाई क्या कहलाएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओ एम हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, वैल्यूज पुट कर देंगे एक्स आर साइन ऑफ थीटा, और जब एक्स इधर साइड पे करेंगे लिखेंगे इधर से, तो ये वाली जो फैक्टर है इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा कोज ऑफ फाई, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। सिमिलरली सेकंड जो मैंने ट्रायंगल कंसिडर की है वो ओ एन क्यू है, ओ एन क्यू। इसमें ओ एन वाई है, वाई एक्सिस, एन क्यू जी एक्सिस है, और ओ क्यू सिमिलरली आर साइन ऑफ थीटा। तो जब हम यहाँ से जो आपके पास एंगल था वो 90 डिग्री माइनस फाई है इस डायग्राम के लिए या इस ट्रायंगल के लिए, तो जब मैं यहाँ से कोस को निकालूंगी, कोस 90 डिग्री माइनस फाइव विच इज़ इक्वल टू अगेन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बेस ओ एन है और हाइपोटेन्यूज ओ क्यू है, तो उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे एक्स ओवर आर साइन ऑफ थीटा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन फाई। साइन फाई किस तरह से है? ये आपके पास मैथ की प्रॉपर्टी है, आपने एंगल्स पढ़े होंगे प्रोडक्ट और डिफरेंस वाले, तो उसके अंदर होता है कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, तो जब आप उसको ओपन करते हैं वो आ जाता है कोस अल्फा कोस बीटा, यहाँ पे माइनस हो तो फिर दरम्यान में प्लस आएगा, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कोस 90 जहाँ पे होगा वो 0 हो जाएंगे, उसके बाद जो साइन 90 वाले वो आपके पास 1 हो जाएंगे, और फिर जो जब आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये आपके पास साइन फाइव बाकी रह जाएगा। बस आप इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ पे साइन फाइव आ जाएगा। मैंने इधर भी लिख दिया है कि जब आप इसको ओपन करते हैं कोस 90 कोस फाइव प्लस साइन 90 साइन फाइव, तो कोस 90 तो 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो साइन फाइव रह जाएगा, वो यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा साइन फाइव से, तो यहाँ से आपके पास वाई ओवर आर साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ओ एन की वैल्यू इक्वल टू वाई है, वाई ओवर आर साइन ऑफ थीटा, तो इस तरह से ये जो इधर डिवाइड हो रहा है फैक्टर उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आ जाएगा वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। सिमिलरली तीसरी जो मैंने ट्रायंगल कंसीडर की है वो है ओ एन पी या ओ पी एन। ये आपके पास इस तरह से है कि ओ पी जो है आपके पास लाइन वो आर को रिप्रेजेंट कर रही है, ओ एन अलोंग वाई है, एन पी अलोंग सी है। तो इस तरह से जब यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास बेस ओ एन ओवर हाइपोटेन्यूज ओ पी, ओ एन की अब जो है हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि हम वाई की वैल्यू पीछे निकाल चुके हैं, अभी जो लास्ट स्लाइड गुजरी है उसमें मैं वाई की वैल्यू निकाल चुकी हूँ, तो इसलिए हमें वाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने पुट नहीं की, ओ एन ही इसको रहने दिए। तो इसको ओपन करने पर ये अगेन वही होगा आपके पास कोस 90 कोस थीटा प्लस साइन 90 साइन थीटा, तो ये आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। इसको ओ एन ही रहने दिया, आर एज इट इज़ रहने दिया, और ओ एन इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ओ एन हमें नहीं पता क्या है इसकी वैल्यू, तो इसको मैंने इक्वेशन का नाम नहीं दिया कि ये हमारे लिए यूज़फुल इक्वेशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। सिमिलरली जो लास्ट मैंने कंसिडर की है ट्रायंगल वो है आपके पास टी पी ओ या ओ टी पी। इसमें आप देख सकते हैं कि
टी ओ आपके पास है जी एक्सिस के लॉन्ग, टी पी जो है वो है लॉन्ग वाई एक्सिस के। यहाँ पे वाई राइट करें या ना करें, क्योंकि हमें वाई नहीं चाहिए, हमने कोज निकालना है, तो वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे उसका कोई उसको नाम नहीं दिया। लॉन्ग वाई एक्सिस है, आप चाहें तो इसको वाई कह सकते हैं। तो जब यहाँ से कोस थीटा फाइंड आउट करेंगे तो अगेन वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा। बेस की वैल्यू जी है, हाइपोटेन्यूज की आर वेक्टर है, तो इस तरह से यहाँ से आप जी निकालेंगे, जी इज इक्वल टू आर कोज ऑफ थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब आप देख सकते हैं कि एक्स वाई जी आपके पास 3 इक्वेशंस निकल चुकी हैं, एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, वाई की और जी की, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम आर, थीटा और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखें अब क्या करें, इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर कर लें और ऐड कर लें। नाउ बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, तीनों को आपने स्क्वायर करना है और फिर ऐड करना है। तो मैंने एक ही स्टेप में कर लिया, आप चाहे अलग अलग कर सकते हैं। तीनों इक्वेशंस को पहले स्क्वायर कर लेना है, उसके बाद उनको ऐड कर लेना है। उनको जब ऐड करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस जी स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है उसका स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 के फैक्टर का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 3 के फैक्टर का स्क्वायर। जस्ट क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को स्क्वायर करने के बाद उनको ऐड कर दिया, तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आपके पास वेक्टर मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर, सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, सिमिलरली प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब जो इसमें से कॉमन निकल रहे हैं उनको कॉमन कर लें और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हर टर्म में आर स्क्वायर कॉमन है, मैंने उसको कॉमन निकाल लिया है। उसके बाद देखें आप कि यहाँ पे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और इस टर्म में भी साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, इन दोनों टर्म में, तो मैंने उसको भी कॉमन निकाल कर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोस स्क्वायर फाई लिख लिया और साइन स्क्वायर फाई लिख लिया। ये कोस स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ लिख लिया। इन दोनों को कंबाइन किया है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉमन था वो निकालिए, बाकी कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई को ब्रैकेट के अंदर लिख लिए। सिमिलरली यहाँ पे आर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम जानते हैं बाय मैथ प्रॉपर्टी कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इट्स मीन यहाँ पे प्लस कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो वो इस तरह से आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। 1 का मतलब आप इसको एज इट इज़ लिख लें। अगेन ये आपके पास वही प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो भी इक्वल टू 1 है, तो वो राइट करें ना करें एक ही बात है। तो यहाँ पे ये जस्ट आपके पास रह जाएगा आर स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड पे आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यहाँ से जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास आर इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो जो इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास आर की वैल्यू निकल आई है, क्योंकि मैंने बताया था आपको हमने फाइंड क्या करना है, आर थीटा और फाई। तो आर की वैल्यू निकल आई है, थीटा और फाई रह गए, अब उनको निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू निकालने के बाद आप जो है वो फाई और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। फाई की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, तो ये आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो y इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई थी, और इक्वेशन नंबर 1 थी x इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये और ये फैक्टर सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर साइन ऑफ थीटा से बाकी रह जाएगा साइन फाई ओवर कोस फाई। वी ऑल्सो नो दैट साइन ओवर कोस इज इक्वल टू टेंजेंट, तो आप ये साइन और कॉस मिलकर टेंजेंट बना देंगे, टेंजेंट को जब उधर मूव करेंगे तो वो टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, तो आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स वाई बाय एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दें, इस तरह से आपके पास फाई की वैल्यू भी निकल आती है। अब हमारे पास बस थीटा की वैल्यू रह गई है, तो थीटा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 से फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास जी इज इक्वल टू आर कोज ऑफ थीटा, कोज ऑफ थीटा को इधर रहने दें, इसको उधर ले जाकर डिवाइड कर दें, तो ये इस तरह से आ जाएगा। We also know that r vector equal to r यूनिट वेक्टर एंड r वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो इसको रिप्लेस जब करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा r यूनिट वेक्टर एंड r वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड। तो r यूनिट वेक्टर ऑल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है। तो बाकी आपके पास ये r वेक्टर की मैग्नीट्यूड रह जाएगी, और r की हमने वैल्यू निकाली है, वो है हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर।
और कोस जो है इधर वाली साइड पर मूव करने के बाद कोस इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू निकल आती है इस तरह से। इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दें। सो इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बाद में अब फर्दर हम इनके जो है यूनिट वेक्टर्स नेक्स्ट लेक्चर में जो है ड्राइव करेंगे। इस लेक्चर में अगर कोई आपको मसला हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी ये इजी है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कहीं से भी कोई मसला हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।